नमस्कार। इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। और आज जिस ब्रेकिंग न्यूज में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। और चौंकाने वाली खबर यह है कि चुनाव से पहले क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में। क्या यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ या ऐसा कहें कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है। ये तमाम बातें हम यहाँ आज इस वक्त क्यों कर रहे हैं उससे पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस चर्चा में, इस ब्रेकिंग न्यूज में कुछ साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी इधर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा बात यही है कि क्या चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश क्या हो सकती है चुनाव से पहले, आप भी सोचिए जरा। साजिश ये हो सकती है कि सत्ता पक्ष ये चाहे कि किसी भी रूप में, किसी भी हाल में हम चुनाव को जीत जाएं। चुनाव को अगर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी जीतना चाहती है तो बीजेपी के लिए सबसे आसान जरिया क्या हो सकता है। बीजेपी अभी तक किन मुद्दों पर चुनाव जीतती आई है। सीधा आप कहेंगे कि हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व के मुद्दे को सामने रखकर बीजेपी समाज को 2 फाड़ में बांटती है, 2 भागों में बांटती है और उसके बाद वो चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और मोदी जी या उनके कद्दावर के और भी दूसरे नेता जो हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं की अगर लिस्ट देखी जाए तो उसमें तमाम वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं चुनावी सभाओं में। खासकर आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय चुनावी मंचों से मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और ऐसे तमाम नेता क्या कहते थे। कपड़ों से पहचान की बात करते थे, 80-20 की बात करते थे। और ऐसे में समाज को बांटने की कोशिश। समाज को जब आप बांट लिए तो आप वोट को बांटेंगे। और यहाँ बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का मामला आता है। लेकिन बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के मामले में एक जो सामान्य रूप से देखा जाता है, एक बात जो देखी जाती है वो है हेट स्पीच। और इस हेट स्पीच के मामले में कौन सा राज्य कितना आगे है और क्या हेट स्पीच को सामने रखकर या नफरती बातें, नफरती भाषण को सामने रख करके क्या हम अगर देखें तो आगामी चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। जिस पिच की बात हम लगातार कहते हैं कि बीजेपी को इस वक्त एक पिच चाहिए जिस पिच पर बीजेपी अगले चुनाव को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और जीत सुनिश्चित करना चाहती है। क्या वो होने जा रहा है? क्या हेट स्पीच को एक पिच के रूप में तैयार कर रही है बीजेपी? ये सवाल इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि ऐसी ही रिपोर्ट आई है, हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हेट स्पीच में, पिछले 6 महीने की रिपोर्ट है, उस हेट स्पीच में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। लेकिन उससे पहले कर्नाटक सबसे ऊपर होता था। अब महाराष्ट्र सबसे ऊपर क्यों है और कर्नाटक उससे नीचे क्यों है? इन तमाम मसलों पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। इस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन अभी आप कर रहे थे, जरा आपसे ही समझना चाहता हूं पहले, फिर स्वामी जी के पास आऊंगा और प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। इस रिपोर्ट में है क्या और इसको कैसे हम कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश के में चुनाव से पहले। राजीव जी, असल में ये रिपोर्ट जो है ये हेट स्पीच के ऊपर आधारित है और हिंदुत्ववाद करके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी ये रिपोर्ट है जो कि वो मॉनिटर करता रहता है कि किस तरीके से भारत के अंदर सांप्रदायिक घृणा की घटनाएं हो रही हैं या किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही हैं। उसने पिछले 6 महीनों की जो है कुल मिलाकर की ये रिपोर्ट तैयार की है हिंदुत्ववाद ने। जो महत्वपूर्ण बात ये है कि वो रिपोर्ट कहती है कि उसने जो इसका सैंपल लिया है, मतलब जिस आधार पर मॉड्यूल उसने लिया है, चूँकि भारत में हेट स्पीच की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का मॉडल है उस पर इसने इसको किया है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में सबसे ज़्यादा घटनाएं हेट स्पीच की हुई हैं। भले ही वो 2023 के चुनाव विधानसभा होने या 2024 के चुनाव होने, तो उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की घटनाएं हुई हैं। तो ये इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात है जो ये साफ इशारा करती है कि चुनाव को ध्यान में रख के ही हेट स्पीच की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये रिपोर्ट कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जिन लोगों ने ये आयोजित कराई ये हेट स्पीच की सभाएं, वो सबसे ज़्यादा जो थे वो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन थे। उनमें विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल ये सब भी शामिल हैं।
और 33% सभाएं ऐसी थी जिसमें सीधे सीधे जो है वो मुसलमानों के खिलाफ टारगेट करके बातें कही गई, और 4% ऐसी हेट स्पीच थी जिनमें मुस्लिम महिलाओं को टिप्पणी को टारगेट करके इन पर जो थी वो टिप्पणियाँ की गई। तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो एजेंडा एक बचा है जिसके जरिए वो चुनाव में जाना चाहती है, और पहले भी चुनाव में जाती रही है, तो वो ये एक हेट स्पीच जो है ये उसके पास एक एजेंडा है, और किसी भी तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल जो है वो बढ़े। ये जो है इस रिपोर्ट की जो कुल मिलाकर के जो कहा जाता है कि जो जीस्ट है, जो सारांश है, वो ये है। लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट पर नहीं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला भी है, और काफ़ी ज़्यादा इस पर चिंता भी जो मुझे लगता है वो देश को इस पर करनी चाहिए कि आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं, और चुनाव आते आते देश को किस तरफ ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये इससे जो है आ रहा है। और दूसरी बात ये राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट भी हेट स्पीच को लेकर के काफ़ी सख्त रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो हेट स्पीच रोकने के लिए जो धर्म संसद होती है उस पर रोक लगाने की बातें की। तो ये सारी चीज़ें जो इशारा करती हैं वो ये इशारा करती हैं कि जब कोई चीज़ नहीं है तो हेट स्पीच का सहारा लिया जाता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है कि जब दानिश अली का प्रकरण जो है और रमेश बिधूड़ी का प्रकरण जो है वो काफ़ी तेज़ है, और ये कहा जा रहा है कि ये रमेश बिधूड़ी का जो वक्तव्य आया सदन के अंदर, ये खास तौर से जो महिला आरक्षण में ओबीसी को जो कोटा देने की बात की जा रही थी, इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इसको लाया गया। ये जैसा कि राहुल गांधी ने भी अपने उसमें कहा कॉन्क्लेव में कि मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रमेश बिधूड़ी का वक्तव्य आया। तो ये ऐसे समय इस रिपोर्ट का आना जो है ये काफ़ी कुछ इशारा जो है ये करता है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो इसी तरफ जो है वो आगे बढ़ने की है कि किस तरीके से समाज के अंदर विभाजन पैदा किया जाए, किस तरीके से हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से अल्पसंख्यकों को खासतौर से मुसलमानों को इसमें टारगेट किया जाए। इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच कहीं ना कहीं लोगों को उकसाया जाए और उकसा करके एक भेद पैदा करने की कोशिश हो, समाज को बांटने की कोशिश हो और इससे वोट बटे। और चुनाव से पहले, और खासकर जो ये हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में नफरत फैलाने वाले भाषणों की सबसे ज्यादा संख्या देखी गई है, जिसमें महाराष्ट्र में ऐसी घटनाओं का 29% हिस्सा था। 29% सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। आप याद कीजिए इससे पहले कर्नाटक में होता था, लेकिन कर्नाटक में यह सरकार जब से बदली है, कांग्रेस की सरकार आई है, वहां हेट स्पीच की संख्या कम हुई है। पहले हेट स्पीच में कर्नाटक नंबर 1 होता था, लेकिन अब महाराष्ट्र नंबर 1 है, क्योंकि वहां आप देख लीजिए कि सरकार। और सबसे बड़ी बात यहां हिंदुत्ववाद की इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं, हेट स्पीच की घटनाएं सबसे ज्यादा जो है उन राज्यों में है जहां 2023 और 2024 में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के खासकर चुनाव, और विधानसभा के चुनाव में, और इसकी मात्रा 70% है। जरा आना चाहता हूं एक बार पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, फिर आता हूं प्रशांत टंडन जी। स्वामी जी, ये जो एक साजिश रची जा रही है और दानिश अली प्रकरण के बाद से इस मामले को और भी दूसरी तरह से देखा जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दानिश अली साहब ने कल प्रशांत टंडन जी को जो डीबी लाइव के लिए इंटरव्यू दिया है उसमें भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। और दोस्तों, जो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, कल रात को हमने लाइव किया था और दानिश अली ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है, वो इस्तीफा दे सकते हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि इस ब्रेकिंग न्यूज़ में जो हम ब्रेक कर रहे हैं, जो खबर लेके आ रहे हैं कि हेट स्पीच के सहारे अब सत्तारूढ़ दल आगे बढ़ना चाहता है और चुनाव, खासकर जो विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले समाज में विभाजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। और ये रिपोर्ट 6 महीने की है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम बात कह रहे हैं, कोई भी बात हमारी अपनी नहीं है। और इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, उसमें गुजरात भी है, कर्नाटक भी है। कर्नाटक की रिपोर्ट जो है, आप जानते हैं कि मई तक कर्नाटक नंबर 1 पे बना हुआ था, लेकिन मई के बाद वहां सरकार बदलते ही परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दोनों राज्यों में। गुजरात मोदी जी का अपना और अमित शाह जी का अपना गृह राज्य है। जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया, और फिर इसकी टेक्निकल पार्ट में इसमें चलेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया कि क्या अब जो अभी तक हम बात कहते आए हैं कि पिच बनाने की कोशिश, नैरेटिव सेट करने की कोशिश, और उसी नैरेटिव सेट करने की कोशिश का एक हिस्सा, एक जरिया इसे माना जाए? देखिए राजीव जी, जो उनकी एक्सपर्टाइज है वही वो कर पाएंगे, जो एक्सपर्टाइज बाकी चीजों में नहीं है।
जो जनता को रोजगार देना या महंगाई कमना उनको नहीं आता कैसे किया जाता है, उनको जो पता है केवल वही कर सकते हैं क्योंकि यही उनकी विशेषता है विशेष। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये नई साजिश नहीं है, ये पुरानी है। हेट स्पीच चल रही है, जब से चल रही है, जब से ये सत्ता में आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अर्थशास्त्र का एक नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो ये कहता है कि जब आप किसी अस्त्र का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो भोतरा होता जाता है, वो कुंद होता जाता है। तो ये जो हेट स्पीच है ये आज से नहीं 9 साल से चल रही है। इसीलिए मोहन भागवत जी ने कहा, जब उन्होंने कहा कि आपको मस्जिदों में भी जाना चाहिए, गिरजाघरों में भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका जो ये एक सॉलिड ग्रुप बेस था जो कि हेट स्पीच को पसंद करता था, नफरत को पसंद करता था, वो अब सिकुड़ता जा रहा है। और जो राहुल गांधी एक पैरेलल नैरेटिव बना रहे हैं, मोहब्बत का नैरेटिव बना रहे हैं, उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों। अब सबको ये महसूस होने लगा है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कोई धर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं होगी, देश नीचे की तरफ चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कोशिश की उन्होंने, बहुत चीजों में कोशिश की, सड़कें बनवाई उन्होंने, कभी हवाई जहाज कहा कि साहब एयरपोर्ट हमने बरेली में बना दिया और फलानी जगह बना दिया, हमने ये कौन सी ट्रेन है वो चला दी। तो बेसिकली लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, हमारा जो एक्सपर्टाइज है वो इन चीजों में नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन का किराया अगर 3 गुना कर देते हैं, स्पीड वही है, थोड़ा बहुत सुंदर कर देते हैं, तो हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो उसमें जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो केवल यही है, तो इसी में लौट के आएंगे वो। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक पैरेलल बिल्कुल विपरीत नैरेटिव चलाया है मोहब्बत का। अब ओबीसी का भी मामला है, जो जनगणना का मामला है वो भी है, लोगों की बेरोजगारी का मसला है, तो ये करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा, मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इससे उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ये प्रूव करेगा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच बात है। और जिस प्रकार से विदेशों से भी ये फीलर्स मिल रहे हैं, किस प्रकार वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो अंदर से भी राहुल गांधी दबाव बना रहे हैं, विदेश से बाहर लोग दबाव बना रहे हैं। तो ये कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, ये कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि इस जरिए जो हम लोग टेस्ट बलून की बात करते रहते हैं, लेकिन यहां पर एक ये टेस्ट बलून नहीं बल्कि ये बिल्कुल पहले से टेस्टेड बलून है, और जिसको लेकर के पिच पे आगे के चुनावों में एक हथियार के रूप में क्या ये माना जाए सत्तारूढ़ दल, आरएसएस, और क्योंकि जो रिपोर्ट है हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में साफ साफ इन सबका जिक्र भी है, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे कि कैसे देखा जाए, और दानिश अली प्रकरण के बाद इस मसले को और कितनी गहराई से देखा जाए। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है जी। हेट स्पीच एकमात्र इस वक्त इनके पास हथियार है जिससे चुनाव ये लड़ सकते हैं। बाकी सब जगह ये आजमा चुके हैं। जिस टेस्ट बलून की आप बात कर रहे थे वो कुछ नहीं काम आ रहा है। हेट स्पीच भी कितना काम आएगा ये विश्लेषण की बात है। लेकिन अभी आप देखिए कि जो सबसे बड़े फोरम से हेट स्पीच गई है, वो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं लोकसभा की, रमेश विद्रूड़ी ने जब बहुत आपत्तिजनक गलीज टिप्पणियां की दानिश अली पर, जिनका कल मैंने इंटरव्यू किया है, और जब मैं दानिश अली से बात कर रहा था तो मेरी चर्चा में ये बात भी आई थी कि क्या ये हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ या कोई प्लानिंग थी। देखिए, जैसा आरोप है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, दानिश अली की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ था। वो जो क्लिप हमने दिखाई अपने इंटरव्यू में भी और आपने भी बाद में, वो इस स्पीच के बाद की थी। तो दानिश अली जी ने मुझे जो बताया कि ये प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी तुलना कर रहे थे जो कि अशोभनीय थी, उस पर उन्होंने टोका-टाकी की थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या दानिश अली के खिलाफ ये शब्द पहले से तय थे कि कुछ भी मौका मिले और ये इस तरीके की भाषा बोली जाए। तो ये भी एक संभावना है कि ये सुनियोजित था।
कि इस लोकसभा के विशेष सत्र में कोई आउटकम नहीं हुआ। जो विमेन रिजर्वेशन बिल लाए उसमें भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली ओबीसी का मुद्दा उठाकर। तो ये सुनियोजित था कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हेट स्पीच आए। दूसरी बात, कर्नाटका की चर्चा की आपने। कर्नाटका में आप देखिए कि हेट स्पीच चरम पे थी और उसके बावजूद चुनाव हार गए। तो ये भी एक लर्निंग है, ये भी एक सबक है कि हेट स्पीच काम नहीं करती है। और दूसरी बात, जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो शायद उसमें डेटा ताज़ा नहीं है। कर्नाटक में सरकार आने के बाद हेट स्पीच लगभग खत्म हो गई है। कर्नाटक की पुलिस ने, कर्नाटक की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए। हेट स्पीच वहाँ पे अब नहीं है। हम आप उसके बाद भी कर्नाटक में गए हैं, सरकार आने के बाद भी हमने देखा कि वहाँ नहीं है। अभी मैं उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया हूँ। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी नीचे उसमें ग्राफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जिलों में हेट स्पीच केवल सोशल मीडिया पे दिखती है। जनता के बीच मुद्दे गैस सिलेंडर के हैं, रोजगार के हैं, महंगाई के हैं। गांव में मुद्दे आवारा जानवरों के हैं, किसानों के बीच में। ये बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में भी। मैं तो अयोध्या भी गया था, जो एपी सेंटर है इस पूरी हेट पॉलिटिक्स का, और वहाँ पे जीवन एकदम सामान्य है। तीसरी बात की हेट स्पीच सबसे बड़े उसके प्लेयर तो प्रधानमंत्री खुद हैं। अगर आप अपने पॉलिटिकल राइवल की इंडिया गठबंधन की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से, तो ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है। परसों आप इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल बता रहे थे। ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है। कपड़ों से पहचान लो आप कहते हैं, ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार में जाते हैं और आप कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, दिवाली और ईद की बात करते हैं, ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है। तो बड़े नेताओं को भी इसमें संयम रखना चाहिए। अब हेट स्पीच ही इनका एकमात्र उपाय है। लेकिन जैसे स्वामी जी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, जहां से वो निकली वहां भी, जहां से नहीं निकली वहां भी, कि हेट स्पीच जो है उसकी जो काट है वो देखिए टेलीविजन मीडिया में नहीं है, वो सोशल मीडिया में नहीं है। हेट स्पीच की काट जमीन पे उतर के लोगों से मिलकर ही होगी। और आखिरी बात, हेट स्पीच का सबसे बड़ा एम्पलीफायर टीवी चैनल्स हैं। दिन रात हिंदू मुसलमान पे डिबेट चलाते हैं। सबसे ज्यादा हेट स्पीच को समाज में घोलने के जिम्मेदार ये वो एंकर है। और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा फैसला लिया था कि 14 नफरत फैलाने वाले एंकर्स का बायकॉट करके। तो हेट स्पीच पे सब पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे आपने टीवी एंकर्स के लिए एक कदम उठाया, ऐसे जमीन पे कदम उठाने चाहिए कि हेट स्पीच का मुकाबला कैसे करेंगे। हेट स्पीच का मुकाबला आप कर लेंगे तो आप चुनाव भी इनसे बराबरी से लड़ेंगे। और जैसा आपकी रिपोर्ट बता रही, हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट बता रही है, हेट स्पीच वहीं ज़्यादा है, 80% वहाँ पे जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। तो पुलिस के संरक्षण से चलती है। अधिकांश हेट स्पीच बजरंग दल और वीएचपी फैलाते हैं, पुलिस के संरक्षण से चलती है। ये जगह जगह मोनू मानेसर उन्होंने खड़े किए हैं जिनको पुलिस प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसमें अपोजिशन पार्टीज को, सिविल सोसाइटी को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को इसमें मिल के लड़ना पड़ेगा समाज की इस बीमारी से। राजीव जी, स्वामी जी आपके पास एक बार आना चाहता हूं। स्वामी जी, हेट स्पीच है, हेट स्पीच को एक एजेंडा बना करके सत्तारूढ़ दल और उनके जो नुमाइंदे हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ, और जो रिपोर्ट आई है उसको भी हम देखते हैं तो उस हिसाब से भी साफ समझ में आता है कि जो बातें हम लोग कहते रहे हैं उन बातों पर कहीं ना कहीं मुहर लगते हुए इस रिपोर्ट में हम देखते हैं। लेकिन क्या जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि विपक्ष को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा और ऐसे मसले को ख़त्म करना होगा, लेकिन कैसे ख़त्म होगा ये? यहाँ आप देखिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके तमाम जगहों पे, हर जगह राह चलते, स्कूलों में, कॉलेजों में, यंगस्टर्स के बीच
जो बातें फैलाई जा रही हैं और उसमें जो नफरती बातें फैलाई जा रही हैं, हेट स्पीचेस जो हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि इससे पार पाना क्या लगता है आपको कि आसान है? और अगर आसान नहीं है तो आगामी चुनाव में ये एक ऐसा एजेंडा है जो कभी भी पिच पे, क्योंकि आप देख लीजिए नेहरू जी के बारे में जो बातें होती हैं, गांधी जी के बारे में जो बातें होती हैं, इंदिरा गांधी के बारे में जो बातें होती हैं, आज की तारीख में राहुल गांधी के बारे में जैसी बातें होती रहीं, सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी है जिनको पप्पू तक बना दिया गया। ये तमाम बातें, इन सब के इर्द गिर्द यही तो हेट स्पीच है। स्वामी जी, कैसे पार लगे? नहीं, देखिए राजीव जी, मैं ये नहीं समझता, विपक्षी दलों से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। ये काम हम जैसे लोगों का है और मेरे जैसे लोगों का है, जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, और हम ये कर रहे हैं। और हमें किसी विपक्षी दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश के प्रति हमारा कर्तव्य है और उसके ऋण हमें वापस करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। और मेरे जैसे, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। आज से 8 साल पहले नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम घेर लिए जाते थे, हमारी भी लिंचिंग होती थी, मतलब जो फिजिकल नहीं हुई लेकिन एक मेंटल लिंचिंग तो होती थी। आज के तारीख में वो स्थिति राजीव जी नहीं है। आज के तारीख में अगर आप देखें, फील्ड में आप जाएं तो कम से कम अगर 2 लोग भी भक्तों जैसी बात करते हैं तो 20 लोग उनको घेर लेते हैं और वो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। इसका माने परिवर्तन हो रहा है। तो असली मुद्दा यह है कि ये हेट स्पीच जो है ये अब इनके लिए नुकसानदायक हो गई है। और अब मैं समझता हूं ये क्या करने वाले हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये ओवैसी साहब से कोई ऐसा स्टेटमेंट दिलवाएंगे, ये ओवैसी साहब से कोई ऐसा स्टेटमेंट दिलाएंगे जिससे कि हिंदुओं को भड़काया जा सके कि देखिए मुसलमान ऐसा करते हैं। तो मैं तो ये अपेक्षा करता हूं, देखिए मुझे अपने हिंदू भाई बहनों पे, अपने समाज पे पूरा भरोसा है। वो ये समझ गए हैं कि ये समाज जो है बढ़ जाएगा, देश टूट जाएगा अगर हिंदू मुसलमान एकता या सिख ईसाई एकता नहीं बनेगी। और आप ये देखिए, ये मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को भी समझना होगा कि ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी के बी पार्टी हैं, उनके सहयोगी हैं। अब ये उनके माध्यम से कोई स्टेटमेंट दिलाएंगे। आप कानपुर के, आपको एक इंसिडेंट का पता हुआ होगा, वहां की एक बीजेपी की सभासद के पति और सभासद की प्रेजेंस में 4-5 बाउंसर्स ने एक मेडिकल स्टोर के मालिक को और उसकी पत्नी जो कार में जा रहे थे, रोड रेज में इतनी बुरी तरह से मारा। एक आंख उसकी खराब हो गई और दूसरी आंख भी दिख नहीं रही है और उस आदमी की हालत खराब है। कानपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में उसका ट्रीटमेंट गंगाराम अस्पताल में हो रहा है। देखिए, ये हमको संगठित होना पड़ेगा। हमें राहुल गांधी से बहुत ज्यादा अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब ये मेरा और आपका कर्तव्य है, जो हम भी कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर ये हेट नहीं खत्म हुआ, अगर ये घृणा बढ़ती रही, ओवैसी जैसे लोग और ये जो यहाँ पे बजरंग जैसे दल जैसे लोग हैं, अगर हेट को बढ़ाते रहे तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा और मैं इस देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं संघर्ष करूंगा। बाकी कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अंतिम श्वास तक इस देश को मोहब्बत के रास्ते में ले जाने का प्रयास करूंगा और नफरत को खत्म करने का प्रयास करूंगा। और मैं ये जानता हूं जीत हमारी होगी, नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और नफरत बनाम मोहब्बत, यही तो हेट स्पीच के ऊपर जीत की बात है, नफरत के ऊपर जीत की बात। और यही बात तो राहुल गांधी भी कहते आए हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। और क्या इस बात को राहुल गांधी ने या यहाँ के ऐसे तमाम नेताओं ने पहले समझ लिया था कि अगर आपको सत्तारूढ़ दल पर विजय पाना है तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, अमलिंदु जी, जो समाज में फैला करके जिस बीज को बो के फसल लहलहा रही है और उसको काट कर सत्तारूढ़ दल आगे बढ़ रहा है। ज़रा इसको बताइए आप। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजीव जी, राहुल गांधी ने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। मुझे लगता है कि समझ सबने लिया, मतलब जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र हथियार जो है, जिसके सहारे वो इस चुनाव में जाती है और जा सकती है चुनाव में, वो हेट स्पीच है और सांप्रदायिक तनाव है। इसके अलावा उसके पास और कुछ है नहीं, चूँकि पिछले 9.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया नहीं है। अगर कुछ किया होता तो फिर इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं, फिर आप अपने काम के सहारे जाते। चूँकि जब आप काम करते हैं तो फिर आप जनता से कहते हैं कि भाई हमने ये काम किए थे, इसके सहारे आप हमको वोट दीजिए और आगे हम ये काम करने वाले हैं। आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी के पास ये ब्लूप्रिंट नहीं है कि अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है तो वो देश के लिए करेंगे क्या, युवाओं के लिए करेंगे क्या, रोजगार के मसले पर करेंगे क्या।
तो ये कोई जो है वो कोई ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं है और कोई दिया भी नहीं है। अभी भी जो बातें हो रही हैं कि वो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, अरे भाई 2047 में बन जाएगा, मगर 2024 में आप क्या करेंगे ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं इस देश को। आप 2047 की बात कर रहे हैं, तब तक तो यानी कितने प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, कितनी सरकारें बदल जाएंगी, हो सकता है तब तक नई पार्टियां बन जाएं, उनकी सरकारें आ जाएं। जरूरी थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पीछे चलता रहेगा, कुछ नया भी बन सकता है, कुछ नया भी हो सकता है। तो आप 2024 में करने क्या जा रहे हैं, आपने 10 साल में किया क्या है, ये आप जनता को क्यों नहीं बताते हैं। चूंकि 10 साल में आपने कुछ किया नहीं है और आगे करने के लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, ना आर्थिक मोर्चे पे है ना किसी और मोर्चे पे है, तो आपके पास फिर रास्ता ही बचता है कि आप किसी भी तरीके से समाज को विभाजित करें और समाज को विभाजित करके आप हेट स्पीच के आधार पे समाज को में विभाजन पैदा करके हिंदू मुसलमान करके आप वोट कबाड़ने का काम करें। तो आपके पास यही एक रास्ता बचता है। राहुल गांधी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में इसी के आधार पर जाएगी, और राहुल गांधी इसीलिए जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले उसमें उनका जो था जो मूल मंत्र जिसे कहा सकता है वो दो ही थे, एक तो डरो मत और दूसरा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और उन्होंने कहा भी कि डर जो है वही नफरत पैदा करती है, इसलिए डरो मत जो है वो पहले है कि आप डरना छोड़िए, क्योंकि अगर आपके अंदर डर पैदा होता है तो डर जो है वो नफरत पैदा करता है। और देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की कुल मिला के राजनीति और रणनीति यही है कि एक समुदाय के खिलाफ पहले डर पैदा करो कि ये 4 बच्चे पैदा करते हैं, ये जो है आपका सब कुछ जो है ज़मीनें छीने ले रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, तो ये आप डर पैदा करिए, फिर इस डर के जरिए जो नफरत फैलाई जाए, ये एक जो है वो उनकी मॉडस ऑपरेंडी उस पर काम करते हैं। राहुल गांधी ने इसी को ताड़ लिया, इसी को अच्छी तरह से समझ लिया कि पहले जनता के मन से डर निकालना जरूरी है, वो चाहे किसी के प्रति हो, एक समुदाय के प्रति हो, एक भाषा के प्रति हो, एक जाति के प्रति हो, किसी के प्रति भी नफरत जो है वो कुल मिलाकर के जो है वो मतलब डर जो है वो नफरत को पैदा करता है। तो उस नफरत को मिटाना बहुत जरूरी है, उसके लिए डर को समाप्त करना जरूरी है। इसको राहुल गांधी समझा और इसी को लेकर के वो आगे बढ़े। और ये रिपोर्ट भी राजीव जी इसी बात को बताती है कि किस तरीके से जो है वो डर पैदा किया जा रहा है, उस डर के जरिए नफरत पैदा की जा रही है। उन्होंने रिपोर्ट बताती है कि कई तरीके के जिहाद बताए गए कि भाई लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, यूपीएससी जिहाद करते हैं, कि अब आ गया कि वो फर्टिलाइज़र जिहाद आ गया कि भाई मुसलमान जो सब्जी पैदा करता है वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र उसमें डालता है ताकि हिंदुओं को नुकसान। यानी इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो समाज के अंदर फैलाई जा रही हैं। थूक जिहाद आया कोरोना के दौरान कि सब्जी पे थूक लगा करके किया जा रहा है ताकि कोरोना फैले। तो इस तरीके की चीज़ें फैलाई जाती हैं, तो ये डर जो है पैदा करने की कोशिश की जाती हैं। रिपोर्ट जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रकाश डालती है, और मुझे लगता है कि रिपोर्ट तो जो है जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर है। इसके पहले ही जो है वो राहुल गांधी इसको ताड़ चुके थे, उसको लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। अभी अखिलेश यादव का भी बयान देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ जो है चीज़ें गड़बड़ करना चाहती है, उनका भी इस तरीके का बयान है। यानी समझ सब रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति क्या है, वो किसके सहारे चुनाव में जाएंगे, क्योंकि मुद्दे नहीं है। दूसरी बात राजीव जी है कि विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दों की बातें कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जो है कि पिच पे जो है वो जा ही नहीं रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे है उससे उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि चूंकि विपक्ष अब मुद्दों की बातें कर रहा है और मुद्दों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो इसलिए उसके पास इस हेट स्पीच के जरिए ही जाने का रास्ता बचता है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, एक बात यहाँ पे अब निकल गई जो आप कह भी रहे थे कि विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ हेट स्पीच के खिलाफ, इस एजेंडे के खिलाफ आगे बढ़ना होगा। और राहुल गांधी ने शायद इस बात को पहले समझ ली थी, इसीलिए जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और वहाँ उन्होंने जो नारा दिया, पहले डरो मत और दूसरा जो यहाँ कह रहे थे अमरेंद्र उपाध्याय जी, और दूसरा नारा कि मोहब्बत की दुकान खोलो नफरत के बाजार में, और यहाँ से कहीं ना कहीं हेट को बाहर करने की कोशिश, नफरत को भगाने की कोशिश। ज़रा आपसे समझूं कि जो कुछ अभी तक हुआ है, जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक साल भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका, और इस साल भर के दरमियान आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें हो गई। एक सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को एक शानदार अध्यक्ष मिल गया। दूसरी बात कि विपक्ष की एकजुटता यहाँ दिखाई दे रही है, एक नहीं 28 दल एक साथ आ गए। तीसरी बड़ी बात कि एनडीए जो है वो, यहाँ भी ये भी बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए के कई बड़े घटक दल जो हैं उनसे बिदक गए। इसी दौरान हमने देखा जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस समय हमने देखा उस आंदोलन से एनडीए कमज़ोर हुआ और वहाँ से शिरोमणि अकाली दल बाहर निकला। उसके बाद हमने देखा बिहार से जेडीयू का बाहर निकलना, और अभी 2-3 दिन पहले हमने देख लिया कि उधर तमिलनाडु से एआईएडीएमके का बाहर जाना। ये
ये भी एक डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के साथ साथ एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है वो ये है कि राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता के रूप में वहाँ एनडीए में अब इंडिया में अब पूछे जाते हैं, माने जाते हैं। जरा आपसे समझूं कि यहाँ से क्या इस हेट स्पीच पे लगाम की जो कवायद है उसको आप बढ़ते देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हेट स्पीच को 3-4 स्तर पे उसको काउंटर करना होगा। एक तो तरीका वो है जो हम आप अभी कर रहे हैं, हम 4 लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पे, कि हेट स्पीच को का विश्लेषण करना होगा। दूसरा कि ज़मीन पर आपको ज़मीन पर उससे समाज में घुल मिलकर और तमाम सामाजिक ग्रुपों को एक साथ बैठाकर बात करानी होगी, बैठकें करानी होंगी, मिलना जुलना होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि मीडिया और सोशल मीडिया, एक कदम इंडिया गठबंधन ने लिया, 13 और 14 एंकरों का बायकॉट किया जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। अच्छा कदम है, लेकिन इसके अलावा और कुछ कदम भी उठाने चाहिए। जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये 2 बड़े हथियार हैं आईटी सेल के पास, विश्व हिंदू परिषद के पास, बजरंग दल के पास, इस हेट स्पीच को जो है वो फैलाने के लिए। 2019 के चुनाव में ये साबित हो चुका था। फेसबुक के जो डेटा साइंटिस्ट बाहर निकले, फ्रांसिस हेगन, उन्होंने तमाम डेटा जो है वो रिलीज़ किया था। सोफी जैंग ने तमाम डेटा रिलीज़ किया था। फेसबुक की डेटा साइंटिस्ट सोफी जैंग ने तो यहाँ तक बताया था कि किस तरीके से फेसबुक ने एक अकाउंट बनाकर टेस्ट किया भारत के राजस्थान के अलवर में, और उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2019 के बाद, पुलवामा के बाद के वीडियोस जो है वो दिखाए जाते थे। तो ये अभी फेसबुक की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, उसमें प्रस्ताव, भारत में हेट स्पीच को लेकर प्रस्ताव 7 था। वो प्रस्ताव 7 पास नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत शोर मचा अमेरिका में। राजनीतिक पार्टियों को अमेरिका में ये एडवोकेसी करनी चाहिए। सैम पिट्रोडा जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया था, और वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं, तब भी मैंने कहा जब अमेरिका राहुल गांधी जा रहे थे कि क्या फेसबुक को आप कोई मेमोरेंडम देंगे, कुछ मिलेंगे, क्योंकि इनके दफ्तर इंडिया में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की पहुंच है वहाँ तक। पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन पर दबाव बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दबाव बनाना चाहिए, कंपटीशन कमीशन के ज़रिए दबाव बनाना चाहिए कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे किस तरह लगाम रखी जाए। और दूसरा एक देखिए, जो हेट स्पीच फैलाने वाले जो लोग हैं, जरा उनका चाहता हूँ कि जरा हालत देख लीजिए बिट्टू बजरंगी की, हालत देख लीजिए मनीष कश्यप की, हालत देख लीजिए मोनू मानेसर की। कौन खड़ा है उसके साथ? अकेले खड़े हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं अपने, उनके परिवार भुगत रहे हैं, वो रोते हुए वीडियो आ रहे हैं उनके। तो अगर आप हेट स्पीच फैलाने का काम किसी के बहकावे में कर रहे हैं और कल आप पकड़े गए, तो आपके पीछे वो लोग नहीं खड़े होंगे, आपको और आपके परिवार को भुगतना होगा। तो ये जरा हेट स्पीच फैलाने वाले ये भी समझ लें कि अगर पकड़े गए कभी, तो आपकी लड़ाई अकेले की लड़ाई है, और मुकदमे जिंदगी भर लड़ेंगे, जमीनें बिक जाएंगी, मकान बिक जाएंगे। राजीव जी सही कह रहे हैं। हिंदुत्ववाच की रिपोर्ट के आधार पे हम यहाँ हेट स्पीच की बात कर रहे हैं दोस्तों। हिंदुत्ववाच जो है उसने जो रिपोर्ट दी है पिछले 6 महीने की स्टडी के बाद 2023 की पहली छमाही में जो हेट स्पीच पर उसने रिपोर्ट तैयार की है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों को 255 घटनाएँ मुसलमानों को निशाना बनाकर हेट स्पीच देने वाली सभाओं में की घटनाएँ हैं। 255 ऐसी घटनाएँ जिसमें सीधा सीधा सभाओं से
मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं और कैसे ये तमाम बातें आगे आ रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां नफरत फैलाने वाले भाषणों की सबसे ज़्यादा संख्या देखी गई है और अकेले महाराष्ट्र में ऐसी 29% घटनाएं हुई हैं। 255 में से 29% घटनाएं सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक और ये मई तक के आंकड़े कर्नाटक के कुछ और कहते हैं, मई के बाद के आंकड़े कुछ और कहते हैं। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हम आप तक ये सारी बातें रख रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 52% नफरत भरे भाषण सभाएं आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हैं। भाजपा और शासित राज्य और केंद्र शासित राज्यों में आप समझ सकते हैं 52% ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी सभाएं हुई हैं जहां हेट स्पीचेज हुए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी इन सभाओं में शामिल रही हैं। और कुल मिलाकर 17 राज्यों में, जिनमें 2 केंद्र शासित राज्य हैं, वो शामिल हैं। और सभी घृणा भाषण, हेट स्पीच जो हैं, वो सभाओं में से 42% आरएसएस से जुड़े समूहों द्वारा आयोजित की गई थी। जितने भी ऐसे जो हेट स्पीच के जो भाषण हुए हैं, उसमें से 42% ऐसे हेट स्पीचेज हैं और ऐसी सभाएं हुई हैं जो आरएसएस से जुड़े लोगों ने ऐसी सभाएं आयोजित की थी। ये तमाम बातें लिखित रूप से और रिपोर्ट के आधार पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। 2023 और 2024 में जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों को टारगेट करके किया गया और यही यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि टारगेटेड काम किया जा रहा है, फोकस्ड काम किया जा रहा है कि हेट स्पीच को बढ़ाओ और चुनाव में इसको मुद्दा बनाओ, समाज को बांटो और उसके बाद राज करो। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो बातें हम रख रहे हैं यहाँ पे, इन बातों को आप देखिए और उसके अलावा जो काम हो रहा है। राहुल गांधी की बात हम यहाँ पर हेट स्पीच के मामले में राहुल गांधी की बात इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि वो नफरत पर मोहब्बत की जीत की बात करते हैं और इसी में वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी की बात करते हैं। वो बार बार बोलते हैं कि हमारी यात्रा जारी है। वो तमाम लोगों के बीच जाते हैं, अभी कुलियों के बीच चले गए, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, वो किसानों के बीच जाते हैं राहुल गांधी सब्जी मंडी चले जाते हैं, सब्जी वाले को अपने घर बुला के लंच करवाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर देखिए तो साफ दिखाई देता है कि एक मोहब्बत का पैगाम या मोहब्बत की अलग जगाने की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ जो पार्ट है, दूसरी जो बातें जो रिपोर्ट से आ रही हैं, वो रिपोर्ट आंखें खोलने वाली तो ज़रूर है। कितना सजग, कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। यहाँ हिंदुत्व की बात भी होती है और सबसे ज़्यादा हेट स्पीच में हिंदू बनाम मुसलमान जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। नहीं, देखिए राजीव जी, हम लोग सजग हैं, हम लोग सचेत हैं। ना केवल हम सचेत हैं, पूरे विश्व में जितने भी हिंदू बसे हैं वो भी सचेत हैं, वो भी समझ रहे हैं। और देखिए इस मामले में जो 1 साल पहले राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, वो भीषण बढ़िया स्ट्रेटेजी थी। वो स्ट्रेटेजी ये कहती है, पहले देखिए हम लोग कहते थे हम लोग सेकुलर हैं, सेकुलर शब्द को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया, उसको सेकुलर कर दिया और उसको उसकी परिभाषाएं बदल दी। अब मोहब्बत को कैसे बदल देंगे, मोहब्बत की परिभाषा को कैसे बदल देंगे? अच्छा, कॉमन सेंस देखिए, कोई भी आदमी के सामने अगर ये कहा जाए कि तुम्हें मोहब्बत पसंद है या नफरत पसंद है, हर आदमी ये कहेगा कि मुझे मोहब्बत पसंद है। देखिए ये जो एक विद्वेष, अच्छा अभी ये केवल मुसलमानों तक नहीं रुके हैं, अब ये सिखों के प्रति भी वैसे ही हो गए हैं। जो कनाडा के मसले पे इन्होंने सिखों को भी एक प्रकार से बदनाम करना शुरू कर दिया है। मणिपुर के अंदर इन्होंने क्रिश्चियनों को बदनाम करना शुरू कर दिया है, दलितों पे, आदिवासियों पे ये करते ही हैं। इसका मतलब यह है कि जो इनका हिंदुत्व है, क्या वो केवल 25% हिंदुस्तानियों के लिए है? क्योंकि अगर आदिवासियों को आप हिंदू नहीं समझते, आप दलितों को हिंदू नहीं समझते, पिछड़ों की आप जो जनजाति जनगणना है वो कराने के लिए तैयार नहीं होते, मणिपुर के अंदर जो आप क्रिश्चियनों के खिलाफ करते हैं, आप कनाडा के नाम पे खालिस्तानी, और कनाडा से फोन आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे, वहां भी हिंदू और सिखों के बीच में तनाव इन्होंने पैदा कर दिया है। और वहां पे कहा है, कैनेडियन जो लोग हैं वो कहते हैं हिंदू बच के रहें, और अमेरिका में कहते हैं कि सिख बच के रहें। आप बताइए, अब ये जो सीमाएं हैं ये हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं रह गई हैं,
अब ये कृष्णों तक चली गई हैं, ये सिखों तक चली गई हैं, ये सभी कमजोर वर्ग के खिलाफ चली गई हैं। तो एक प्रकार का ये एक विद्रोह पैदा कर रहे हैं ऐसे समूह जो चंद लोग हैं। पिछली बार इनकी संख्या करीब 37% थी, अब वो घट के करीब 30% रह गई है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक चुनाव आएंगे ये 20-22% पे रह जाएंगे, क्योंकि जो नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत की लड़ाई है इससे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि नफरत की जो मियाद होती है वो बहुत कम होती है और जो मोहब्बत की मियाद है वो बहुत बड़ी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए सजग सब हैं आज की तारीख में, सब समझ रहे हैं उनको नौकरी चाहिए, उनको बेरोजगारी का अंत चाहिए, उनको महंगाई का अंत चाहिए, उनको जो छुट्टे साड़ घूम रहे हैं गांव के अंदर और शहरों के अंदर, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस सड़क पे आप निकल जाइए 20-25 साड़ आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। और भूखे प्यासे बेचारे, उनको ना पानी पीने को मिल रहा है ना उनको खाने को मिल रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बंदर जो हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा, मतलब हर जगह पक्षी हैं, कुत्ते हैं, आदमियों की हालत छोड़ दीजिए, राजीवी जानवर भी भूखे घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जब उनके घर की तनख्वाह आमदनी कम हो गई उन्होंने जानवरों को खिलाना बंद कर दिया। तो ये कैसे सनातनी लोग हैं जो आदमी को भी मार रहे हैं और जानवरों को भी मार रहे हैं? अरे हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तभी तो हम जानवरों को खिला पाएंगे। तो जो लोग बेचारे अपनी 2 रोटी खिलाया करते थे उन्होंने भी रोटी देना बंद किया। आप सड़क पे निकल जाइए, सब जीव जंतु भूखे घूम रहे हैं। तो इसलिए अंत में मोहब्बत जीतेगी। हम लोगों को केवल जो अलग हम जगा रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, इसको मिडवे में छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। जितनी गालियां देनी है दे ले, शुरू में बहुत ज्यादा देते थे, अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, अब तो करीब करीब खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब लोग इनको घेर लेते हैं। और जो लोग मोहब्बत चाहते हैं वो मेजॉरिटी में हो गए हैं, जो लोग नफरत चाहते हैं माइनॉरिटी में हो गए हैं। लेकिन ये आदत से बाज नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से इनके पैर उखड़ रहे हैं 4-6 महीने के अंदर, और आपको ये जो इलेक्शन होने वाले हैं इससे पता चल जाएगा इनकी अब कोई दाल गलने वाली नहीं है, मोहब्बत ही जीतेगी। मोहब्बत जीतेगी। और हेट स्पीच एक बहुत बड़ा मामला है, इस मामले से कैसे निपटा जाए इस पे चर्चा कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट इसलिए, क्योंकि ब्रेकिंग में ये रिपोर्ट इसलिए लेके हम आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि हिंदुत्ववाच ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए ये बताया है कि हिंदुस्तान में चुनाव है 2023 और 24, और इन दोनों साल के जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उस पर फोकस होकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और कहीं ना कहीं RSS से जुड़े लोग, उनकी शाखाओं से जुड़े हुए लोग और ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग जो हैं वो इस मसले को काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं, क्लोजिंग की ओर बढ़ेंगे, और आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास भी। कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी इस पूरे घटनाक्रम में? विपक्ष की आप बात कर रहे थे, और विपक्ष और कैसे, जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि कैरोसिन डाल दिया गया है, पूरे देश में छिड़का हुआ है, एक चिंगारी की ज़रूरत है, ये भी एक हेट स्पीच के मामले को ही वो उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। और सामने हम देख रहे हैं जो मणिपुर से घटनाक्रम को हम लगातार वॉच कर रहे हैं, और साथ साथ जो कुछ भी अभी तत्काल भी, पिछले दिनों भी, कल भी घटना हुई है, उन घटनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री की चुप्पी रहती है ऐसे मसलों पे। मणिपुर पे अभी तक कुछ नहीं बोले, रमेश बिधूड़ी के बयान पे अभी तक मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, नूह की घटना पे अभी तक मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। और इतना ही नहीं, मोदी जी इन तमाम मसलों पे तो चुप रहते ही रहते हैं, देश के जवान शहीद हो जाते हैं उस पर भी कुछ नहीं कहते हैं। तो ये जो चुप्पी है, क्या ऐसी चीजों को और बढ़ावा देती है? बिल्कुल बढ़ावा देती राजीव जी, और इसलिए मैंने मोदी साहब से खुद उनके भाषणों के एग्जाम्पल दिए थे कि उनके तमाम सारे भाषण हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। और वो पुराने भाषण नहीं, अभी हाल फिलहाल की बातें हैं। ये तो परसों की बात है कि जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल चलाते हैं। तो आप अगर अतिवादियों के गिरोह से विपक्षी दलों की तुलना कर रहे हैं तो ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। दूसरी बात की जो स्वामी जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, देख भी रहा हूँ कि हेट स्पीच केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सिखों के लिए भी है, वो ईसाइयों के लिए भी है। पूरे हेट स्पीच ने ही मणिपुर को जला रखा है 6 महीने से। तो ये जो केरोसिन है वो है। और अभी आप देखिएगा ये रुकेंगे नहीं यहाँ भी। अभी ये हेट स्पीच आगे का अगला कदम हेट स्पीच का हमारे ओबीसी समाज के लोग होंगे। जब ये बिहार की रिपोर्ट आएगी
और कास्ट सेंसस का मामला उठेगा, जब ये चुनावी रैलियों में ये मामले उठेंगे महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी का, तब आप देखिएगा कि यही लोग हेट स्पीच उनके खिलाफ भी चलाएंगे, पिछड़े समाज के खिलाफ भी। तो ये दो मुंह का सांप है, ये पूरा हेट स्पीच का कारोबार। अब आप देखिए, एक तरफ तो पसमानदा, मोदी जी कहते हैं पसमानदा प्रेम, और आप हेट स्पीच के जो हादसे होते हैं उनसे आप जरा गिनती कीजिए कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है। सब्जी वालों का, मीट बेचने वालों का, कबाब का ठेला लगाने वालों का। ये किस समाज से आते हैं? ये पसमानदा लोग हैं। जिस आरपीएफ के जवान ने गोली मारी वहां पे चलती हुई ट्रेन में, मुंबई जयपुर में, हेट स्पीच से बीमार होकर, वो उसने क्या देखा कि पसमानदा कौन है और अशरफ कौन है? तो ये जो पूरा मामला है, जिसको मोदी जी कह रहे हैं पसमानदा प्रेम बढ़ा, तो वो पसमानदा भी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। और दूसरी बात कि जो रमेश बिधूड़ी लोकसभा में बोल रहे हैं दानिश अली को, तो क्या वो पसमानदा समाज पर लागू नहीं होता? ये बताएं जरा आरएसएस के लोग। तो ये दूसरी बात कि राजीव जी, सबसे ज्यादा हेट स्पीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रमों में, वो रिपोर्ट ये बता रही है। रिपोर्ट बता रही है, मैं आंकड़े बता सकता हूं कि 62% जो कार्यक्रम हुए, वो जहां से हेट स्पीच पैदा हुई, वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, 19% बीजेपी के, उसके बाद हिंदू जन जागृति समिति 30%, 26% हिंदू, 26 हाथ से हिंदू सकल समाज के, और 22 हाथ से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एएचपी के। ये सारे के सारे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरएसएस के संगठन है। तो हेट स्पीच का जो कारोबार है वह संगठित कारोबार है। इस बात का भी अभियान चलाना चाहिए कि आरएसएस कानून के दायरे में आए। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, उनकी कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं आती है रजिस्ट्रार को। वो एनुअल रिपोर्ट आनी चाहिए। इनकम टैक्स में 12A और 80G में वो अपने आप को पंजीकृत करें, रजिस्टर करवाएं। जब आप इनकम टैक्स में कराते हैं तो आपको एनुअल रिपोर्ट वहां देनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमने ये काम किए। तो ये सारी चीजें अपोजिशन पार्टीज को और समाज के दूसरे लोगों को, हम जैसे लोगों को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को करनी चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अब इसका एक बिजनेस मॉडल भी डेवलप हो गया है। एक 30 सेकंड में आपको मैं अपना ही एक किस्सा बता देता हूं कि जो आंखों देखी किस्सा है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैं पंजाब जा रहा था और मैं सड़क के किनारे मैंने पशु मेला देखा। मैं उतर के जरा, मैंने कहा गाड़ी रोको और अपने मित्रों के साथ कहा कि पशु मेला में जरा किसानों से मिलते हैं। एक किसान मिला जो 2 गाय लेकर छोटे से ट्रक में आया था, जो छोटा ट्रक होता है, टेम्पो ट्रेवलर, उसमें आया था वो। उसने कुछ 1,500-2 हजार रुपए ट्रक का किराया दिया। उसने मुझे बताया कि मैं 2 दिन से मेले में हूं, मेरी कोई गाय खरीद नहीं रहा है। मैं पिटता हुआ आया हूं, हिमाचल से वो आया था। उसने कहा मैं 2 जगह पिटा हूं, बजरंग दल या गोरक्षकों से, मैंने पैसे दिए हैं, तब मैं जान छुड़ाकर आया हूं। अब जो ये मेरी गाय खरीदेगा वो भी भुगतेगा, और अगर मेरी गाय नहीं बिकी तो मैं ट्रक का भाड़ा भी दूंगा लौटने का, और रास्ते पर पिटते हुए जाऊंगा और पैसे भी दूंगा। तो मैं तो वापस अब नहीं जाऊंगा, मैं इन गायों को यहीं छोड़ दूंगा। ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, और किस तरीके से किसानों को, व्यापारियों को ये प्रभावित कर रहा है। ये जो गाय या बछड़ा पैदा होता है, ये किसान का फिक्स डिपॉजिट है।
वो उसको बेचता है तो फसल के पैसे आते हैं उसके पास, बीज और खाद खरीदने के पैसे आते हैं। यहां तक पहुंच गई हेट स्पीच, राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत दुखद है। और देखिए, कुछ चीज़ें और कुछ इस रिपोर्ट की कुछ चीज़ें और रखना चाहता हूं कि जितनी भी सभाएं हुई हैं उनमें 33% ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया है। लगभग 11% घटनाओं में हिंदुओं से मुसलमानों का बहिष्कार करने का स्पष्ट आह्वान शामिल है। 11% घटनाओं में हिंदुओं से कहा गया कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। परेशान करने वाली बात इसमें यह भी है कि सभी घटनाओं में से 4% ऐसे हेट स्पीचेज हुए जिसमें मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ नफरत भरी बातें ही नहीं कही गई बल्कि सेक्सिस्ट भाषण भी दिए गए। और लगभग 12% घटनाओं में, ये भी आश्चर्यचकित करती हैं अमलेंदु जी, कि 12% घटनाओं में हथियारों की मांग की गई कि हथियार आप लोग रखिए। यहाँ तक ये सब कुछ इस रिपोर्ट के आधार पे, हम कुछ भी भड़काने के लिए नहीं कह रहे हैं दोस्तों, हम जो आग लगी है उसको शांत करने के लिए ये बात कर रहे हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ इस बात को, इस चर्चा को हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर कहीं ऐसी भड़काऊ भाषण ऐसे कोई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे इस वक्त दानिश अली को, ये इनके खिलाफ जितनी नफरत भरी बातें संसद के अंदर कही गई, ये सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, पूरे कौम के खिलाफ की बातें थीं। जो ऐसी बातें हुई वो नहीं होनी चाहिए, यही हम यहाँ चर्चा में कह रहे हैं। और इसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी हम आप तक पहुँचा ही रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, इस पर एक आपसे भी कमेंट चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर पर राजीव जी, और देखिए इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जैसा प्रशांत जी ने भी कहा था कि इसका भुक्तभोगी असल में होता कौन है। लोगों को लगता है कि इसका भुक्तभोगी जो है वो दूसरे धर्म का है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भुक्तभोगी जो है, जो इसको फैला रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको याद होगा कि कासगंज की एक घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक वो तिरंगा यात्रा निकली थी और एक चंदन गुप्ता नाम का लड़का जो था उसमें वो उसकी मौत हुई थी। आज उस चंदन गुप्ता के पूछने वाला कोई नहीं है। जो बाबरी मस्जिद कांड हुआ था उसमें जो डेटोनेटर लेकर के गया था सुरेश बघेल, वो सुरेश बघेल आज कहाँ है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, अटल जी तो प्रधानमंत्री बन चुके, कल्याण सिंह जी तो बन चुके मुख्यमंत्री, अमित शाह जी तो बन चुके गृह मंत्री, उसी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के। लेकिन वो सुरेश बघेल जो लेके गया था डेटोनेटर, वो आज कहाँ है? उसको कौन पूछने वाला है? तो भुक्तभोगी इसका जो है लंबे समय में जाकर के वही होता है जो इस हेट स्पीच के जरिए प्रोत्साहित होता है और उसके जरिए काम करता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है ये समझने की है कि इसके पीछे जो मॉडल काम करता है वो क्या है, वो मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है वो काफ़ी समझने की है, और हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है और देश की और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ों को समझे अच्छे तरीके से कि ये नफ़रत की आग जो है वो इस देश को ही जला करके डालती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपका होता है जो आप इस नफ़रत की आग में जलते हैं। तो इस नफ़रत की आग से जो है जलने से बचने जाना चाहिए। असली जो मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सरकार से सवाल जो पूछे जाने हैं वो सवाल जो है सरकार से वो रोजी रोटी रोज़गार को लेकर के हों, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा के लिए सवाल हों। आखिर क्या कारण है कि बार बार स्कूलों की बात उठती है कि देखिए इस सरकार ने, जब से ये सरकार आई है, मुझे लगता है कि लगभग 4 लाख स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए। इस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? लगातार फीस बढ़ रही है, अस्पतालों का निजीकरण होता जा रहा है, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती है? इन सवालों पर चर्चा ना होने पाए इसीलिए हेट स्पीच जो है फैलाई जाती है कि जनता जो है वो अपने असली सवाल ना पूछने पाए। सरकार को ये बाध्य ना करे कि आप जनता के हित के लिए काम करें, सरकार पूंजीपतियों के हित में काम करती रहे और जनता जो है हिंदू मुसलमान में अटकी रहे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये है। जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा स्वामी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए अमलेंदु जी ने बिल्कुल बात सही कही। देखिए हम लोगों ने महसूस कर लिया, हमने 9.5 साल से महसूस कर लिया, इतने प्यारे देश को किस कंदराओं में और गुफाओं के अंदर और अंधेरे कमरे की तरफ धकेल दिया गया है। और क्योंकि हमारा कर्तव्य है, देखिए हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, लेकिन हाँ इतना हर्ष हमें है, इतनी खुशी हमें है कि जब हमने 9 साल 9.5 साल पहले अपने छात्रों से बताना शुरू किया था, हार्डली 1-2% लोग हमारी बात पे विश्वास करते थे। आज 60% लोग हमारी बात पे विश्वास करते हैं, और ये वो समझ गए हैं कि ये जो कॉन्ट्रेरी एक हाइपोथेसिस है, एक मोदी जी की जो नफरत वाली है, बीजेपी की जो नफरत वाली है, और राहुल गांधी की मोहब्बत वाली है। और खुशी की बात यह है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं
वो राहुल गांधी के पीछे पंक्तिबद्ध हो गई हैं। तो ये जो नैरेटिव बने हैं और आज की तारीख में जिस प्रकार से उनकी संख्या घट रही है, हमारी संख्या बढ़ रही है। और हमारा देखिए ये तो एक तपस्या है, हम बिल्कुल बाएं दाएं हमें नहीं देखना। हम तो याद करते हैं भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्ला खां को, और हम कहते हैं उन्होंने जो त्याग किया था हम क्या कर रहे हैं, गालियां ही तो मिली हमें। अभी तक मारा पीटा तो किसी ने नहीं, जिनको मारा पीटा वो तो बेचारे चले गए और उनकी वो हो गई, शहादत हो गई। ये इतने दुष्ट लोग हैं कि हमारे वीर सैनिकों की शहादत होती है, फूल अपने पे बरसाते हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है, मुझे पूरा विश्वास है अपने देश की जनता पर। मोहब्बत को जिताएंगे और नफरत को हराएंगे। थोड़े दिन शॉर्ट टर्म में जरूर ये नफरत जीती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीतेगी नहीं राजीव जी। आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी तो करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पैगाम है जो हर किसी को समझना चाहिए। यहाँ उस पैगाम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस मैसेज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। समाज को अगर बराबर रूप से देखना है, समाज में अगर बराबरी चाहिए, समाज में अगर प्रेम और सौहार्द और भाईचारा चाहिए, तो आपको कम से कम हेट स्पीच से बाहर निकलना होगा। और जो रिपोर्ट आई है, हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दें आप, तो आपको साफ समझ में आएगा कि कौन ये सब कर रहा है। और राहुल गांधी जो बात कह रहे थे कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, एक चिंगारी मात्र की ज़रूरत है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ इन सब चीज़ों पर पानी डालने की ज़रूरत है, केरोसिन छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। और अब थोड़ी देर बाद स्वामी जी के साथ खरी खरी लेकर हम आप तक मौजूद रहेंगे 2:30 बजे से। और खरी खरी में स्वामी जी की बातें खरी खरी आप सुनिए। और